नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं कोर्स ऑफ डिस्कोर्स। आम चुनाव परिणाम के आधार पर क्या यह कहा जा सकता है कि धारा 370 समाप्त करने और राम मंदिर निर्माण में भाजपा की सीधी भागीदारी होने के बावजूद पार्टी को इस आम चुनाव में कोई अतिरिक्त लाभ मिला? 2019 आम चुनाव की तुलना में इस बार भाजपा को मिले थोड़े कम मत प्रतिशत के आधार पर ऐसा साबित करना संभव नहीं है। तो क्या भावनात्मक मुद्दों की अहमियत कम हुई है? जवाब है नहीं, क्योंकि जातिगत आरक्षण, संपत्ति का बंटवारा और संविधान की कथित रक्षा जैसे मुद्दे अपने नए नारों, शब्दावली और प्रयोगों में भुनाए गए हैं और लगता है कि नैरेटिव सेटिंग में भाजपा की तुलनात्मक बढ़त ढीली हुई है। जाहिर है यह भाजपा के लिए चुनौती और चिंता का कारण है। नई मोदी सरकार की गठन के साथ यह कहा गया कि यह सरकार वैसे ही चलेगी जैसे 2014 से 24 के दौर में चली है। हालांकि इसका संदर्भ संख्यात्मक बहुमत और सरकार की स्थिरता से है, लेकिन चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि नई एनडीए सरकार न तो पहले जैसी हो सकती है और न पहले जैसा कर सकती है, बल्कि उसे कुछ नया और अप्रत्याशित करके दिखाना होगा। भाजपा का अप्रत्याशित होना अब राष्ट्रपति जैसे पद पर नामों के चयन या फिर ओडिशा, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में बिल्कुल नए चेहरे वाले मुख्यमंत्री पद का चयन और अचानक धारा 370 को संसद से पारित करा लेने जैसे मसलों तक सीमित नहीं रह सकता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यकाल के पहले दिन किसान सम्मान निधि की पुरानी योजना में 600 रुपये की किश्त जारी कर रहे हैं और उधर 100 दिनों की कार्य योजना में नया और अप्रत्याशित क्या है यह अभी हमें पता नहीं है। वैसे दो लगातार आम चुनाव में नेता विपक्ष की मान्यता पाने में विफल रही कांग्रेस अब औपचारिक रूप से पार्टी प्रतिपक्ष है। कांग्रेस का यह अप्रत्याशित प्रदर्शन पार्टी को नई ऊर्जा दे सकता है, लेकिन क्या राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? मुझे लगता है कि यह निर्णय अनेक कारकों पर निर्भर करता है। तमाम महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियों में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से लेकर संसद की सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में राहुल गांधी का नेता प्रतिपक्ष होना प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी को आमने सामने खड़ा कर देगा। अभी हुए आम चुनाव के बाद नवगठित संसद में तमाम दलों की जो संख्यात्मक स्थिति है, उसमें 2029 आम चुनाव और उससे पहले होने वाले तमाम विधानसभा चुनावों के लिए नैरेटिव सेटिंग में यह आमना सामना एक दिलचस्प पटकथा होगी। दूसरी बात कि राहुल गांधी अपने लिए जो छवि बनाना चाहते हैं वह छापामार शैली के राजनेता जैसी लगती है। इस आम चुनाव में राहुल गांधी ने हिट एंड रन नहीं बल्कि हिट एंड हॉप शैली में अपना प्रचार अभियान चलाया। इस शैली में नेता प्रतिपक्ष का पद निभाना संभवतः आसान नहीं होगा। हालांकि एक लाभ यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी को सीधे चुनौती देते दिखेंगे और इस प्रकार वैकल्पिक राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर उनकी दावेदारी बेहतर हो सकती है। लेकिन यह लक्ष्य अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि नवगठित संसद में तमाम दलों की, विशेषकर विपक्षी दलों की जो संख्यात्मक स्थिति है और राष्ट्रीय दल के रूप में कांग्रेस और क्षेत्रीय दल के रूप में तमाम दलों के लिए जो अवसर हैं, निकट भविष्य में वह कांग्रेस के स्पष्ट बहुमत की किसी सरकार की संभावना को नहीं बनाते हैं। और दूसरी बात कि जिस कांग्रेस ने आम चुनाव को मोदी बनाम राहुल करने से परहेज किया था, क्या वह कांग्रेस अपनी 100 सीटों और भाजपा के 240 सीटों के बीच मानक संतुलन को स्थापित कर चुकी है, जिस पर मोदी बनाम राहुल को संसद में आजमाया जा सकता है? वैसे राहुल गांधी कांग्रेस के अस्पष्ट बहुमत या असुरक्षित सीटों की संख्या पर किसी गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री बनना चाहेंगे, मुझे इसकी कोई संभावना नजर नहीं आती। यही बात नेता प्रतिपक्ष के लाभों पर लागू होती है। उधर नवगठित एनडीए सरकार के भविष्य और स्थिरता को लेकर विपक्षी दलों के अनुमान विशुद्ध राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। मान लें कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार इंडी गठबंधन में आ जाएं, तो क्या इंडी गठबंधन सरकार बन सकती है? और यदि बनेगी तो वह संभावित सरकार 2 नहीं बल्कि 5 बैसाखियों पर टिकी होगी। तमाम मीडिया नेटवर्क और दूसरे राजनीतिक विश्लेषक नवगठित सरकार की स्थिरता को लेकर नीतीश नायडू फैक्टर पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले समय में असली खेल महाराष्ट्र और हरियाणा में है, विशेषकर महाराष्ट्र में जहां लोकसभा की 40 से अधिक सीटें हैं और मुंबई जो देश की आर्थिक राजधानी है उस पर शासन करने के राजनीतिक महत्व कहीं अधिक है। मैं स्पष्ट हूं कि भाजपा ने महाराष्ट्र में
उद्धव ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री पद की खींचतान को ओवरबोर्ड कर दिया, जिसके बाद शिवसेना में विभाजन के साथ अंततः शरद पवार की एनसीपी में भी बंटवारा हो गया। राज्य में सेंट्रल एजेंसियों के कथित दुरुपयोग के जरिए दलों को तोड़ने और सरकार की अनिश्चितता ने मराठी अस्मिता को मुद्दा बनाया। राम मंदिर और हिंदुत्व के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे पर समझौता करने के भाजपा के आरोपों का कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ और लगता है कि शिंदे और उद्धव ठाकरे की शिवसेना में से असली उत्तराधिकार का फैसला जनता ने अक्टूबर माह में होने वाले विधानसभा चुनाव तक के लिए टाल दिया है। मराठा आरक्षण के मुद्दे का नुकसान भी भाजपा, शिंदे और अजित पवार के गठबंधन को उठाना पड़ा है। उधर मोदी सरकार में अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं के कथित तौर पर महाराष्ट्र से गुजरात लिए चले जाने से राज्य में महाराष्ट्र बनाम गुजरात भी एक चुनावी मुद्दा बन गया। महाराष्ट्र में भाजपा की राजनीतिक और दूरदर्शिता कितनी नुकसानदेह हो सकती है, आगामी अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव इस बात का भी फैसला अंतिम रूप से कर देंगे। वैसे जो लोग यह अनुमान लगा रहे हैं कि वहां शिंदे गुट और उद्धव गुट की शिवसेना को फिर से एक कर एनडीए में शामिल करना संभव है, 2024 आम चुनाव के परिणाम के आधार पर मैं इसे लगभग असंभव मानता हूं। कारण दो हैं कि भाजपा को हराने के लिए उद्धव ठाकरे की शिवसेना को कथित सेकुलर वोट भी मिले हैं और उद्धव की शिवसेना का फौरी तौर पर सेकुलराइजेशन एक नया परिदृश्य है। और दूसरी बात यह है कि उद्धव ठाकरे की शिवसेना का मुकाबला भाजपा से ज्यादा शिंदे नेतृत्व वाली शिवसेना से है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ने निश्चित रूप से वह मौका बनाया है जब वे इसी एकजुटता से अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा और एनडीए को शिकस्त दे सकते हैं। महाराष्ट्र में वैकल्पिक राजनीति की संभावित सफलता जिस रिपल इफेक्ट को पैदा करेगी, उसका असर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पर भी होगा, जहां सपा और कांग्रेस उसी महाराष्ट्र मॉडल को दोहराना चाहेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाजपा पहली बार संगठनात्मक और वैचारिकता के संकट को अनुभव कर रही है। चुनावी आकलन के विशेषज्ञ और भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के सहयोगी रहे योगेंद्र यादव ने 400 पार के भाजपा के दावे के बरक्स कहा था कि 300 से कम कोई भी संख्या मोदी सरकार की नैतिक पराजय होगी, 272 से कम होना राजनीतिक पराजय और अगर 250 से भी कम हो जाती है तो यह प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत हार होगी। योगेंद्र यादव अपने आकलन में एक सीमा तक सही है। कुछ लोगों की राय है कि आम चुनाव परिणाम ने कथित हिंदुत्व की समाप्त हो रही राजनीतिक उपयोगिता का संकेत दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि प्रख्यात विश्लेषक आशुतोष वार्ष्णेय का आकलन बेहतर है, जो बताते हैं कि चुनाव परिणाम भाजपा के हिंदुत्व या राष्ट्रवादी हिंदुत्व की राजनीतिक परियोजना पर लगाम लगाने जैसा है। यह स्वाभाविक है कि हिंदी पट्टी के राज्यों में 2019 के शीर्ष स्तर को बरकरार रखना असंभव था, लेकिन उत्तर प्रदेश के भारी नुकसान को छोड़ दें तो अन्य राज्यों में भाजपा ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। लेकिन दक्षिण भारत के प्रत्येक राज्यों में मजबूत क्षेत्रीय दलों की मौजूदगी के बाद भी भाजपा का कर्नाटक में 46% के साथ दूसरे 4 राज्यों में 15% से अधिक लोकप्रिय मत प्राप्त करना उसके राष्ट्रवाद और समग्र हिंदुत्व की पहचान को मिलने वाले समर्थन का परिणाम हो सकता है। लेकिन 5 साल बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में जब परिसीमन लागू होंगे तब परिस्थितियां आज जैसी नहीं होंगी। 2029 में परिसीमन लागू होने पर राष्ट्रीय दल होने के बाद भी दक्षिण भारत में भाजपा की तुलना में कांग्रेस को ऐतिहासिक कारणों से बढ़त मिलने की संभावना कहीं बेहतर है। जाहिर है भाजपा को वापस उत्तर भारत पर फोकस करना पड़ेगा। यानी अब यह देखना होगा कि भाजपा राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अपनी पहचान और पहुंच को लेकर क्या प्रयोग करती है। क्या नव हिंदुत्व के लिए वह किसी नए नारे, नया रंगमंच और नई अपील बनाने में सक्षम होगी? सवाल है कि क्या वैसे अवसर मौजूद भी हैं? मैं इस सवाल को थोड़ा जटिल रखना चाहता हूं कि क्या भाजपा किसी नए हिंदुत्व मॉडल को केवल अपने राजनीतिक उपकरणों और साधनों से निर्मित कर सकती है, या इसके लिए उसे आरएसएस के माइंड, नेटवर्क और मैन पावर की जरूरत होगी? हालांकि जो विश्लेषक यह राय रख रहे हैं कि भाजपा अपनी विचारधारा के आधार पर अब पार्टी विद अ डिफरेंस नहीं रह गई है, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूं।
चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश के कुछ स्थानों का नाम बदलने की प्रतिक्रिया में अब भारत सरकार तिब्बत के 30 जगहों का नया नामकरण करने जा रही है। यह साहस किस सरकार में हो सकता था? यह पार्टी विद द डिफरेंस होना है। मुझे लगता है कि भाजपा और प्रधानमंत्री मोदी के लिए सबसे चिंताजनक बात ग्रामीण भारत में उसका चुनावी प्रदर्शन है। भाजपा ने 2019 के मुकाबले 2024 में 63 सीटें गंवाई और इसमें से 60 सीटें ग्रामीण क्षेत्र की प्रधानता वाली लोकसभा सीटें हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आमदनी और आजीविका को लेकर मोदी सरकार की चुनौती बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि आम चुनाव परिणाम ने भाजपा और उसके नेतृत्व के सामने कठिन और जटिल चुनौतियां रख दी हैं। उसे नया सामाजिक सूत्र और संदेश गढ़ना होगा। आर्थिक विकास के साथ रोजगार के अवसरों का समुचित विकास भी करना होगा और सबसे बड़ी चुनौती वेलफेयर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स को लेकर है। भाजपा और मोदी सरकार अब भारी दबाव में हो सकती है कि उसके जन कल्याण की योजनाओं का न केवल दायरा बढ़े बल्कि आर्थिक सहायता में भी कई गुना बढ़ोतरी हो। वैसे यह आम चुनाव प्रोपेगेंडा चुनाव ही था जिसमें भाजपा लगभग बैकफुट पर दिखी। भाजपा कह सकती है कि प्रत्येक गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना और 30 लाख सरकारी नौकरियों के वायदों के बाद भी कांग्रेस 100 सीटों से आगे नहीं बढ़ पाई है और विपक्षी गठबंधन मिलकर भी भाजपा के बराबर सीटें नहीं ला पाए हैं। लेकिन भाजपा को यह नहीं भूलना चाहिए कि संविधान और आरक्षण बचाने के प्रोपेगेंडा जैसे मुद्दों पर भाजपा ने क्या और कितना गंवाया है। संविधान और आरक्षण बचाने से लेकर संपत्ति पुनर्वितरण जैसे अविचारित भावनात्मक मुद्दों ने मतदान को प्रभावित किया है और यह तय है कि आगामी विधानसभा चुनावों में विपक्षी गठबंधन इस प्रोपेगेंडा वॉर के आजमाए हुए फॉर्मूले में नई धार देगा। देखना है कि मोदी सरकार और भाजपा इस अप्रत्याशित चुनौती से कैसे निपटती है। जाहिर है कि प्रधानमंत्री मोदी और उनकी पार्टी को विकसित भारत का भविष्य ही नहीं बल्कि भविष्य के भारत की भाजपा को भी गढ़ना और निर्मित करना होगा। आपने द कोर्स ऑफ डिस्कोर्स देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोर्स ऑफ डिस्कोर्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।